प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य की स्थापना के लिए 4 सिद्धांत बतलाए। पहला न्याय सिद्धांत, दूसरा शिक्षा सिद्धांत, तीसरा साम्यवाद का सिद्धांत और चौथा दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत। आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन के सिद्धांत को अध्ययन करेंगे। फोस्टर नामक विद्वान ने कहा है कि प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण संभवतः प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, किंतु उसने तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो बुराइयां देखी उससे वह राजनीति से विमुख हो गया और उसने स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपाय पर विचार किया। पर्याप्त मनन के बाद उसने इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। अपने इस विचार का प्रतिपादन करते हुए उसने रिपब्लिक में लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। इस संबंध में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। यद्यपि प्लेटो सामान्यतः एक दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हों तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसके अपने कोई हित नहीं होते और वह संपूर्ण समुदाय के हितों को ही दृष्टि में रखता है। उसमें तृष्णा और ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक न्याय संगत परिणाम है। यदि हम उसकी इन मान्यताओं को मान लें कि ज्ञान और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं, नॉलेज इज विर्च्यू, दूसरा वास्तविक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान तथा कोरा विश्वास या मत अलग अलग चीजें हैं और प्रथम द्वितीय से श्रेष्ठ है, तो रिपब्लिक का सारा भवन जिसके शिखर पर एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक स्थित है हमें पूर्णतः तर्कपूर्ण और न्याय संगत प्रतीत होगा। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की भांति प्लेटो की भी धारणा है कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक हैं और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं वहाँ कानून निरर्थक हैं। विशुद्ध और निरपेक्ष तत्व ज्ञान को आप लिखित कानून के अधीन नहीं कर सकते, जो परंपरागत होने के कारण सदा सापेक्ष होता है और जिसका औचित्य कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता। इस संबंध में बारकर का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिकों के शासन की एक विशेषता यह है कि दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं हैं, लेकिन दार्शनिक शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को विशेष रूप से निम्नलिखित 4 नियमों के पालन हेतु बाध्य बताया है।
वे 4 नियम हैं। नंबर पहला, दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन की और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाएं, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। चौथा, शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 4 उपबंध प्लेटो ने दार्शनिक शासक पर लगाए हैं। दार्शनिक शासक के संबंध में विशेष बात यह है कि उनका जीवन भोग का नहीं वर्ण त्याग और समर्पण का जीवन है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी, किंतु उनके पास व्यक्तिगत हित, संपत्ति या परिवार नहीं होंगे। ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो बताता है। अब विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं, जिसका उल्लेख जिनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आलोचनाएं इस प्रकार से है। नंबर पहली, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं उसे निरंकुश बनने से रोक सकें। शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता। सत्ता का मद स्वाभाविक है और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासक का अधिकार देकर उसकी सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन वे ही परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा, जिनके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की व्यवस्था की है। दूसरी आलोचना यह है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। इसमें आलोचक कहते हैं कि दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। मानव को जड़ की स्थिति और पशुओं की इसी स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तीसरी आलोचना है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। उसका यह विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं। प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में, जो सामान्यतः अधिक सत्य है, विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। चौथी आलोचना है प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध। प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का शासन न केवल प्रत्यक्ष वर्ण प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत स्वीकार कर देता है। पांचवी आलोचना है दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप से संपादन कर सकेंगे, इसमें भी बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास हमें यह बताता है कि अब तक ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए, उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। इस संबंध में जॉबेट जैसे विद्वान कहता है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। थॉमस कुक भी यही कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक उस समुदाय से जिस पर वे शासन करते हैं केवल पृथक ही नहीं रहेंगे, वरन वे उसकी आवश्यकता और समस्याओं को समझने में असमर्थ रहेंगे। उनके द्वारा बिना किसी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है।
जिसका परिणाम निश्चित रूप से हितकर होगा। छठवीं आलोचना है विरोधाभासों से पूर्ण सिद्धांत। प्लेटो का दार्शनिक शासन का सिद्धांत विरोधाभासों से पूर्ण है। एक ओर तो वह अपने दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है। पार्कर ने कहा है कि रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा है पुरुषों और स्त्रियों के समान शिक्षण और कार्य और पत्नियों के संवाद के विरोधाभास से भी बड़ा है। 7वीं आलोचना विद्वान ये करते हैं स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। पापर का कथन है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। वस्तुतः दार्शनिक शासक की कल्पना को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल और कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए। स्वयं प्लेटो सिराक्यूज के डियोनिसियस को आदर्श दार्शनिक राजा बनाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। इस प्रकार से इसकी आलोचना विद्वानों ने की है। अब इसको समाप्त करते हैं, आगे अगला टॉपिक देखेंगे। जय हिंद।